हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि हम लोग परफेक्शन आईएएस बाई धनंजय आईएएस के साइंस के बुक में हम लोग फिजिक्स का कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री का ऑरेंज बुक है जो प्रीलिम्स के लिए बीपीएससी के लिए उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। इसमें यह हमारा थर्ड पार्ट है। इसके पहले मैंने 2 पार्ट इसके अपलोड कर दिए हैं। अगर वो आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो के चैनल पर प्लेलिस्ट में जाएँ और उसको ज़रूर विजिट करें। आइए शुरू करते हैं। उसके पहले आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। आइए शुरू करते हैं। देखिए खंड दूसरा है अकार्बनिक रसायन विज्ञान। खंड दूसरा है अकार्बनिक रसायन विज्ञान और अध्याय 9 है तत्वों का आवधिक वर्गीकरण। तत्वों का आवधिक वर्गीकरण उनके परमाणु क्रमांक, आवर्ती गुणों के आधार पर तत्वों की व्यवस्थित व्यवस्था की व्याख्या करता है। यह आवर्त, पीरियड और समूहों में परमाणु आकार, संयोजकता, वैद्युत ऋणात्मकता, प्रतिक्रियाशीलता जैसे रुझानों पर प्रकाश डालता है। यह अध्याय तत्वों के व्यवहार और संबंधों को समझने के लिए एक मजबूत आधार बनाता है। आगे चलते हैं। ऐतिहासिक विकास। आधुनिक तालिका की सफलता से पहले कई प्रमुख प्रयासों ने व्यवस्थित वर्गीकरण के लिए आधार तैयार किया। डोबेराइनर के त्रिक 1817 3 तत्वों के समूह की पहचान की, जहां मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान लगभग अन्य 2 अंकगणितीय माध्य के बराबर था। उदाहरण लिथियम 7, सोडियम 23 और पोटेशियम 39। तो 7 + 39/2 × 23। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम 1866 में आया था। तत्वों को बढ़ते परमाणु द्रव्यमान में के क्रम में व्यवस्थित किया गया। उन्होंने पाया कि हर 8वें तत्व ने पहले तत्व संगीतमय स्वरों की तरह समान गुण साझा किए। यह नियम कैल्शियम के आगे के तत्वों के लिए विफल रहा। न्यूजीलैंड का अष्टक नियम क्या है? तत्वों को बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया गया। उन्होंने पाया कि 8वें तत्व के पहले तत्व के समान गुण के समान है। देखिए, 8वें तत्व ने पहले तत्व के समान गुण साझा किया। जैसे संगीत में रहता है ना, सारे गामा पधनिश्चय करके, तो उसी तरीके से वो पहला और 8वें तत्व का गुण समान था। लेकिन यह नियम कैल्शियम के आगे तत्वों में के लिए यह विफल रहा। आगे चलते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी 1869। मेंडलीव की आवर्त सारणी, इसका आधार है परमाणु द्रव्यमान। इसकी उपलब्धियाँ: उन्होंने एका जैसे उपसर्गों का उपयोग करके अनदेखे तत्वों के अस्तित्व और गुणों की भविष्यवाणी की। जैसे एका एल्युमिनियम गैल्मियम बन गया और एका सिलिकॉन जर्मेनियम बन गया। इसकी सीमाएं क्या रहीं? तो समस्थानिकों की स्थिति या हाइड्रोजन की विसंगति स्थिति को व्याख्या नहीं कर सका। आगे देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक तालिका ने द्रव्यमान से परमाणु आवेश पर चार्ज ध्यान केंद्रित करके मेंडलीव संस्करण की विसंगतियों को हल किया। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक हेनरी मोसले थे, जिन्होंने साबित किया कि परमाणु क्रमांक Z परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण है। आधुनिक आवर्त सारणी के नियम: तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। संरचना इसकी: आवर्त 7 क्षैतिज पंक्तियाँ। पहला आवर्त सबसे छोटा है जिसमें केवल 7 तत्व हैं। समूह 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ। एक समूह के तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है और उनके रासायनिक गुण समान होते हैं। समूहों का वर्गीकरण: क्षार धातु, एल्काई मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रीजियम अत्यधिक क्रियाशील मिट्टी के तत्वों में संग्रहित, विशेषकर सोडियम और पोटेशियम। समूह 2 क्षारीय मृदा धातु, एल्काइन अर्थ मेटल्स। इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सेलेनियम आदि तत्व हैं। समूह 3 से 12 संक्रमण धातु, डी ब्लॉक में पाए जाते हैं। वे रंगीन आयन बनाते हैं और परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। आगे है समूह 17 हाइलोजन। सबसे प्रतिक्रियाशील धातुएं। फ्लोरीन सबसे अत्यधिक
वैद्युत ऋणात्मक तत्व है। समूह 18 नोबेल गैस, इसे समूह 0 भी कहा जाता है। पूर्ण अष्टक के कारण रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं। पूर्ण अष्टक के कारण रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं। आवधिक रुझान, यह सामान्य विज्ञान खंड में वैचारिक प्रश्नों का सबसे लगातार स्रोत है। यह सामान्य विज्ञान खंड में वैचारिक प्रश्नों का सबसे लगातार स्रोत है। आगे चलते हैं। गुण, इसके गुण क्या है? आवर्त में बाएं से दाएं, समूह में ऊपर से नीचे और रुझान के कारण क्या है? तो परमाणु आकार, इसमें बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है और ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार बढ़ता है। यहाँ पे देखिए, फिर से देखते हैं। परमाणु आकार आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है और ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। बढ़ता हुआ परमाणु आवेश बनाम नए सेल का जुड़ना। अब देखेंगे आयनीकरण, इसमें बाएं से दाएं जाने पर आयनीकरण बढ़ती है और ऊपर से नीचे आने पर आयनीकरण घटती है। इसका इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल बढ़ता या घटता है। अब देखेंगे विद्युत ऋणात्मकता, इसमें बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है और ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। आगे है धात्विक चरित्र। धात्विक चरित्र दाएं से बाएं जाने पर घटता है और बाएं से दाएं जाने ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। इलेक्ट्रॉनों को खोने में आसीन। आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉन आत्मीयता, यह बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है और ऊपर से नीचे आने पर घटती है। इलेक्ट्रॉन जोड़े जाने पर निकलने वाली ऊर्जा है ये। आगे चलते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। अब देखेंगे हम महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तरल तत्व, पारा Hg एकमात्र तरल धातु है। ब्रोमीन कमरे के ताप पर एकमात्र तरल अधातु है। देखिए फिर से, तरल तत्व पारा Hg एकमात्र तरल धातु है। ब्रोमीन कमरे के ताप पर एकमात्र तरल अधातु है। आगे चलते हैं प्रचुरता। ऑक्सीजन पृथ्वी पर पपड़ी में सबसे प्राचुर तत्व है, जबकि एल्युमिनियम सबसे प्रचुर धातु है। फिर से देखते हैं, ऑक्सीजन पृथ्वी की परपटी पर सबसे प्रचुर तत्व है, जबकि एल्युमिनियम सबसे प्रचुर धातु है। आगे चलते हैं वैद्युत ऋणात्मकता। वैद्युत ऋणात्मकता में फ्लोरीन चैंपियन है, यानी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक फ्लोरीन की है। आगे है इलेक्ट्रॉन आत्मीयता। क्लोरीन में सबसे अधिक होती है, आकार के कारण फ्लोरीन से अधिक है। अब देखेंगे सबसे कठोर प्रकृति पदार्थ, हीरा कार्बन का अपरूप है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है, यह कार्बन का अपरूप है। अब आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉन आत्मीयता। क्लोरीन में सबसे अधिक होती है, आकार के कारण फ्लोरीन से अधिक। इलेक्ट्रॉन आत्मीयता क्लोरीन में सबसे अधिक होती है, आकार के कारण फ्लोरीन से अधिक। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा, कार्बन का अपरूप। अब उभयधर्मी तत्व हम देखेंगे। उभयधर्मी तत्व जिंक, एल्युमिनियम और टीन जैसे तत्व ऑक्साइड बनाते हैं, जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। उपधातु सीढ़ी का पालन करते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। ये सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए आवश्यक हैं। वायुमंडल में नोबेल गैस आर्गन। आर्गन हमारे वायुमंडल में सबसे प्राचुर नोबेल गैस है। रेडान एकमात्र ऐसी नोबेल गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती। यह रेडियोधर्मी है। अब हम देखेंगे PYQ ज्ञान। तत्वों का आवधिक वर्गीकरण। प्रारंभिक प्रयास, डोवेराइनर ने त्रिक के तत्वों को 3 समूह में समूहीकृत किया। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में कहा गया है कि हर आत्मीय तत्व के गुण समान होते हैं। मेंडलीफ ने परमाणु द्रव्यमान के मास के आधार पर पहली आवर्त सारणी बनाई।
आधुनिक आवर्त नियम हेनरी मोसले द्वारा यह बताता है कि भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन हैं। तालिका में 7 आवर्त क्षैतिज और 18 समूह ऊर्ध्वाधर है। आगे है आवधिक रुझान। यह आवर्त में बाएं से दाएं परमाणु त्रिज्या घटती है। जब परमाणु त्रिज्या घटती है जब आप बाएं से दाएं आवर्त में जाने पर, आवर्त सारणी में ऐसे आवर्त सारणी है, अब इसमें जब आप बाएं से दाएं जाएंगे इसमें परमाणु त्रिज्या घटती है, आयनीकरण ऊर्जा बढ़ती है। जब आप बाएं से दाएं जाएंगे तो आयनीकरण ऊर्जा बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉनों को निकालना कठिन होता है। आगे चलते हैं। वैद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। बाएं से दाएं जाने पर वैद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। सबसे अधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। आवधिक रुझान ऊपर से नीचे जाने पर, एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। नए गोले के जुड़ने के कारण परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। आयनीकरण ऊर्जा घटती है। धात्विक चरित्र बढ़ता है। आगे है महत्वपूर्ण समूह 1 क्षार धातु अत्यधिक प्रतिक्रियाशील जैसे लिथियम सोडियम। समूह 1 एक क्षार धातु है अत्यधिक प्रतिक्रियाशील जैसे लिथियम सोडियम। समूह 17 हाइड्रोजन तत्व जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन कीटाणुनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। समूह 18 नोबेल अक्रिय गैसें जैसे हीलियम, नियान, आर्गन। उनका एक स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और शून्य संयोजकता होती है। संक्रमण तत्व डी ब्लॉक समूह 3 से 12 में स्थित, वे परिवर्तनीय संयोजकता दिखाते हैं और रंगीन आयन बनाते हैं। आंतरिक संक्रमण तत्व एफ ब्लॉक तत्व, वे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड हैं। यूरेनियम और थोरियम भारत के परमाणु कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण एक्टिनाइड श्रृंखला से संबंधित है। सेकेंड स्टेज परमाणु रिएक्टर थोरियम। आगे चलते हमारा नेक्स्ट चैप्टर है अध्याय 10 धातु खनिज और अयस्क। अध्याय 10 धातु खनिज और अयस्क है। धातु खनिज और अयस्क प्राकृतिक स्रोतों में धातुओं की घटना, गुणों और निष्कर्षण की पड़ताल करता है। इसमें खनिजों के प्रकार, अयस्क और भुनने, विस्थापन और शोधन जैसे तकनीकें शामिल हैं। यह अध्याय धातु विज्ञान और धातुओं के आर्थिक महत्व की स्पष्ट समझ बनाता है। महत्वपूर्ण धातुएं और उनके अयस्क। अयस्क वे खनिज हैं जिनसे धातुओं को आसानी से लाभप्रद रूप से निकाला जा सकता है। बीपीएससी मिलान वाले प्रश्न अक्सर एक धातु और उनके अयस्क के साथ जोड़ती है। एल्युमिनियम बाइक्साइड, इसका अयस्क है बॉक्साइट, क्रायोलाइट और कोरेंडम। इसके फैक्ट चेक है। बॉक्साइट प्राथमिक स्रोत है। क्रायोलाइट निष्कर्षण के दौरान गलनांक को कम करता है। अब देखेंगे आयरन, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। हेमेटाइट बेहतरीन गुणवत्ता 70% लोहा होता है। यह भारत में हेमेटाइट का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। अब देखेंगे कापर पायराइट्स, क्यूपराइट, मैलाकाइट। कापर पायराइट CuFeSO2 सबसे प्राचुर मात्रा में है। CuFeSO2 सबसे प्राचुर मात्रा में है। सोडियम रॉक साल्ट, हैलाइड्स और बोरेक्स डाउन्स प्रक्रिया के माध्यम से निकाला गया। मिट्टी के तेल में संग्रहित। मैग्नीशियम मैग्नेसाइट, काइसेराइट, डोलोमाइट, एप्सम साल्ट, कार्नेलाइट। इसके अयस्क हैं मैग्नेसाइट, काइसेराइट, डोलोमाइट, एप्सम साल्ट और कार्नेलाइट। इसका गुणक क्लोरोफिल अणु में केंद्रीय परमाणु। कैल्शियम चूना पत्थर, जिप्सम और संगमरमर। इसके अयस्क हैं चूना पत्थर, जिप्सम और संगमरमर। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग के लिए एक प्रमुख कच्चा माल है। CaCO3 इसका एग्जाम्पल है, सूत्र है। आगे है पारा Hg, सिनेबार HgS, इसका अयस्क है। उच्च आवृत्ति वाला पारा कमरे के तापमान पर तरल होता है। आगे है Pb लेड, इसका अयस्क है गैलेना PbS। लेड स्टोरेज बैटरी और विकिरण परीक्षण में उपयोग किया जाता है। अब आगे है जिंक, इसका
ऑक्साइड है जिंक ब्लेड और कैमालाइन। इसका ऑक्साइड है जिंक ब्लेड और कैमालाइन। कैमालाइन ZnCO3 का उपयोग त्वचा लोशन में किया जाता है। कैमालाइन ZnCO3 का उपयोग त्वचा लोशन में किया जाता है। आगे है Ag चांदी। अर्जेंटाइट हार्न सिल्वर इसके अयस्क हैं। ऊष्मा और बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है। यह ऊष्मा और बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है। अब आगे देखेंगे यूरेनियम पिच ब्लेड। इसका अयस्क है पिच ब्लेड। भारत में 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण। यह भारत के 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण है। अब देखेंगे हम थोरियम मोनाजाइट सैंड। थोरियम मोनाजाइट सैंड जिसको बोलते हैं, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है। मुख्य रूप से केरल के रेतों में यह पाया जाता है। आगे देखते हैं धातु निष्कर्षण प्रक्रियाएं। धातु निष्कर्षण प्रक्रियाएं। धातुकर्म अपने अयस्कों से शुद्ध धातुओं को अलग करने के लिए आवश्यक रासायनिक और भौतिक चरण शामिल है। धातुकर्म में अपने अयस्कों से शुद्ध धातुओं को अलग करने के लिए आवश्यक रासायनिक और भौतिक चरण शामिल हैं। सांद्रण प्रांत फ्लोटेंस विशेष रूप से सल्फाइड अयस्कों जैसे गैलेना कॉपर पायराइड्स के लिए झाग बनाने के लिए पाइन के तेल का उपयोग करता है। चुंबकीय पृथक्करण चुंबकीय गुणों वाले अयस्कों के लिए जैसे मैग्नेटाइट और क्रोमाइट। आगे है तापीय क्रियाएं थर्मल प्रोसेस। निष्तापन अयस्कों को उसके गलनांक से नीचे सीमित बिना हवा के गर्म करना कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड के लिए उपयोग किया जाता है। ये इसका सूत्र है, देखिए इसकी प्रक्रिया है ZnCO3 एरो। जब ZnCO3 को निष्तापन करेंगे तो ZnO + CO2 में चेंज हो जाएगा। आगे देखेंगे भूनना अयस्क को अतिरिक्त हवा में गर्म करना। भूनना क्या है? अयस्क को अतिरिक्त हवा में गर्म करना। सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइड में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। 2ZnS + C3O2 + 2ZnO + 2SO2 बनता है। जब 2ZnS + 3O2 का क्रिया कराएंगे तो 2ZnO + 2SO2 बनेगा। अब देखेंगे कमी कार्बन मोनोऑक्साइड और एल्युमिनियम थार्माइड प्रक्रिया का उपयोग करके धातु के ऑक्साइड को मुक्त धातुओं में बदलना। शोधन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफॉर्मिंग का उपयोग Cu, Al और Au जैसी उच्च शुद्धता वाली धातुओं के लिए किया जाता है। शोधन इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनरी का उपयोग Cu, Al और Au जैसी उच्च शुद्धता वाली धातुओं के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं गुण और रणनीतिक उपयोग। हम देखेंगे गुण और उनके रणनीतिक उपयोग क्या है। जैसे टंगस्टन धातुओं में सबसे अधिक गलनांक टंगस्टन की है। ताप दीप्ति बल्ब फिलामेंट में उपयोग किया जाता है। ताप दीप्ति बल्ब में फिलामेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। टाइटेनियम रणनीतिक धातु भविष्य की धातु। इसे उच्च शक्ति के वजन अनुपात और संरक्षण प्रतिरोध के कारण इसकी शक्ति से वजन अनुपात और संक्षारण प्रतिरोध के कारण। नोबेल धातुएं सोना, चांदी और प्लेटिनम अपनी कम प्रतिक्रियाशीलता के कारण मूल अवस्था में पाए जाते हैं। आगे है क्षार धातुएं। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम इतने नरम होते हैं कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। लिथियम सबसे हल्की धातु है और इसकी उच्चतम विद्युत रासायनिक क्षमता है। बॉक्साइट शुद्धिकरण बेयर की प्रक्रिया के रूप में जानी जाती है। संक्रमण धातुएं प्रकृति में पाए जाने वाली अधिकांश अयस्क ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट होते हैं। कार्बोनेट को कम करना सबसे आसान है। अब हम देखेंगे बिहार में खनिज। भूगोल और विज्ञान यहाँ प्रतिच्छेद करते हैं। बिहार के खनिज संपदा दक्षिण जिलों में केंद्रित है। बिहार में खनिज संपदा दक्षिण जिलों में केंद्रित है। आगे देखेंगे आप पाइराइट अमझोर रोहतास में पाया जाता है। भारत के पाइराइट संसाधनों का लगभग 95% हिस्सा था। बिहार में कभी भारत के पाइराइटों का साधनों का 95% हिस्सा था। आगे देखेंगे अभ्रक। नवादा, गया, मुंगेर बेल्ट के बड़े कोडरमा अभ्रक बेल्ट का हिस्सा स्थित है। आगे देखते हैं
चूना पत्थर कैमूर रोहतास में व्यापक क्षेत्रीय भंडार क्षेत्रीय सीमेंट संयंत्रों जैसे लालमियानगर में को खिलाते हैं। आगे है सोना। हाल ही में जमुई सोना क्षेत्र और मुंगेर में संभावित भंडारों की पहचान की गई है। आगे देखते हैं स्टीराइट साबुन का पत्थर मुंगेर और गया में पाया जाता है। स्टीराइट साबुन का पत्थर मुंगेर और गया में पाया जाता है। आगे देखते हैं एक महत्वपूर्ण तथ्य इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। गैल्वेनीकरण लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए जिंक का उपयोग किया जाता है, जिसे जिंक की परत चढ़ा जाती है, जिसे हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। अमलगम किसी अन्य धातु के साथ पारे को मिश्र धातु अमलगम कहलाती है। लोहे को छोड़कर जैसे लोहे में अगर आप पारा मिलाएंगे तो वो अमलगम धातु नहीं कहलाएगी। बाकी किसी धातु को अगर आप पारे में मिलाते हैं तो वो अमलगम कहलाती है। आगे है फ्लैश पाउडर। आतिशबाजी में तेज सफ़ेद रोशनी पैदा करने के लिए पोटेशियम क्लोरेट के साथ मिश्रित मैग्नीशियम पाउडर है ये। आगे है पिच ब्लेड मैडम क्यूरी द्वारा रेडियम और पोलोनियम की खोज के लिए महत्वपूर्ण। पिच ब्लेड क्या है? मैडम क्यूरी द्वारा रेडियम और पोलोनियम की खोज के लिए यह महत्वपूर्ण है। चैल्कोपिराइट कॉपर पायराइट्स का दूसरा नाम है। आगे है हम देखेंगे धातु और गुण। धातु और उनके गुण क्या है? मेटल्स और उनके प्रॉपर्टीज। धातुएं आमतौर पर आघातवर्धनी और अच्छी सुचालक होती हैं। तन्य और अच्छी सुचालक होती हैं। एजी चांदी बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है। उसके बाद तांबा आता है। पारा कमरे के तापमान पर एकमात्र तरल धातु है। आगे चलते हैं क्षार और क्षारीय मृदा धातुएं। लिथियम सबसे हल्की धातु है। सोडियम और पोटेशियम इतने नरम होते हैं कि चाकू से काटा जा सकता है। हवा के साथ प्रतिक्रिया को रोकने के लिए मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है। हवा के साथ प्रतिक्रिया करने से रोकने के लिए इसे मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है। आगे है खनिज बनाम अयस्क। सभी अयस्क खनिज है लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं। है। अयस्क वे खनिज है जिनसे धातुओं को लाभप्रद रूप से निकाला जा सकता है। अयस्क वे खनिज हैं जिनसे धातुओं को लाभप्रद तरीके से निकाला जा सकता है। आगे है लोहे के महत्वपूर्ण अयस्क हेमेटाइट Fe2O3 और साइडराइट हैं। आगे है एल्युमिनियम और मैग्नीशियम अयस्क बॉक्साइट Al2O3 2H2O एल्युमिनियम का प्राथमिक अयस्क है। मैग्नेसाइट और डोलोमाइट मैग्नीशियम के अयस्क है। आगे चलते हैं तांबा और सीसा। तांबे के लिए कॉपर पायराइट्स CuFeSu2 और गैलेना लेड सीसा का मुख्य अयस्क है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है थोरियम और यूरेनियम। मोनाजाइट सैंड केरल में पाया जाता है। थोरियम का सबसे समृद्ध स्रोत है। पिचब्लेड यूरेनियम का प्राथमिक अयस्क है। फिर से देखते हैं थोरियम और यूरेनियम। मोनाजाइट सैंड थोरियम का सबसे समृद्ध स्रोत है। यह केरल में पाया जाता है। पिचब्लेड यूरेनियम का प्राथमिक अयस्क है। आगे देखते हैं धातुकर्म प्रक्रियाएं क्या है? भूनना सल्फाइड अयस्कों के लिए अतिरिक्त हवा में गर्म करना और निस्तापन कार्बोनेट अयस्कों के लिए सीमित हवा में गर्म करना निष्कर्षण के कदम हैं। जंग लगना एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है जो लोहे के वजन को बढ़ाती है। इसे गैल्वेनाइजेशन के साथ कोटिंग द्वारा रोका जा सकता है। इसे गैल्वेनाइजेशन जिंक के साथ कोटिंग द्वारा रोका जा सकता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं दोस्तों। अध्याय 11 मिश्र धातुएं और उनकी संरचना।
मिश्र धातुएं और उनकी संरचना। मिश्र धातु और उनकी संरचना ताकत, मिश्र धातु और उनकी संरचना ताकत, स्थायित्व और संक्षारण प्रतिरोध जैसे गुणों को बढ़ाने के लिए मिश्र धातु या अधातुओं के साथ संयोजन से मिश्र धातु के निर्माण की व्याख्या करते हैं। पुनः देखते हैं। मिश्र धातु और उनकी संरचना ताकत, स्थायित्व और संक्षारण प्रतिरोध जैसे गुणों को बढ़ाने के लिए धातुओं के संयोजन से मिश्र धातुओं के निर्माण की व्याख्या करते हैं। इनमें महत्वपूर्ण मिश्र धातुएं, उनके घटक और उनके उपयोग शामिल हैं। यह अध्याय दैनिक जीवन और उद्योग में मिश्र धातुओं के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर प्रकाश डालता है। आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण मिश्र धातुएं और उनकी संरचनाएं। निम्नलिखित तालिका और महत्वपूर्ण मिश्र धातुएं और उनकी संरचनाएं। निम्नलिखित तालिका उन मिश्र धातुओं पर प्रकाश डालती है जिन्हें अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाओं में लक्षित किया जाता है। इनमें शामिल हैं विशिष्ट धातुओं पर पूरा ध्यान दें। इनमें शामिल विशिष्ट धातुओं पर पूरा ध्यान दें। देखते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या है? संरचना इसमें कॉपर प्लस जिंक है। मिश्र धातु की संरचना क्या है? कॉपर प्लस जिंक। मुख्य विशेषताएं हैं वाल्व, प्लम्बिंग और संगीत वाद्य यंत्रों में प्रयुक्त। मुख्य विशेषताएं क्या है? वाल्व, प्लम्बिंग और संगीत वाद्य यंत्रों में प्रयुक्त होता है ये। आगे देखते हैं कांस्य। यह कॉपर और टीन को मिलाकर बनता है। जंग के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी होते हैं। मूर्तियों और सिक्कों के लिए उपयोग किया जाता है कांस्य। आगे है जर्मन सिल्वर। कॉपर, जिंक और निकेल को मिलाकर बनाया जाता है। 0% सिल्वर होता है इसमें। देखिए नाम तो है सिल्वर, लेकिन इसमें 0% सिल्वर होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें कितने % सिल्वर है, तो 0%। अक्सर नकली गहनों में इसका प्रयोग किया जाता है जर्मन सिल्वर का। आगे है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में लोहा, क्रोमियम और निकेल पाया जाता है। स्टेनलेस स्टील में लोहा, क्रोमियम और निकेल पाया जाता है। क्रोमियम एक स्व उपचार सेल्फ हाइलाइड ऑक्साइड परत बनाता है जो जंग को रोकता है। आगे है सोल्डर, लेड और टिन। सोल्डर क्या है? लेड और टिन। विद्युत कार्य के लिए कम गलनांक के साथ उच्च घनत्व। विद्युत कार्य के लिए यह कम गलनांक के साथ उच्च घनत्व रखता है। गन मेटल Cu, इसमें कॉपर 88%, टिन 10% और जिंक 2% होता है। पानी और भाप द्वारा जंग के लिए मजबूत और प्रतिरोधी है ये। अब देखेंगे डुरलुमीन एल्युमिनियम, कॉपर और मैग्नीशियम तथा मैग्नीज का मिश्रण है। उच्च शक्ति से वजन अनुपात, विमान और निकायों के लिए प्राथमिक सामग्री है ये। आगे है मैग्नीशियम। ये एल्युमिनियम और मैग्नीशियम को मिलाकर मैग्नीशियम बनता है। हल्का और सख्त नाजुक प्रयोगशाला संतुलन। यह हल्का और सख्त है। यह प्रयोगशालाओं में प्रयुक्त की जाती है। आगे देखते हैं बेल मेटल। कॉपर और टीन को मिलाकर बनता है। एक गुंजायमान ध्वनि पैदा करने के लिए कांस्य की तुलना में टीन सामग्री 22%। आगे देखते हैं नाइक्रोम। निकेल, क्रोमियम और लोहा को मिलाकर बना है। नाइक्रोम निकेल, क्रोमियम और लोहा को मिलाकर बना है। उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक हीटर कॉइल में उपयोग किया जाता है। रोल्ड गोल्ड कॉपर और एल्युमिनियम को मिलाकर बनता है। कृत्रिम सोना के रूप में जाना जाता है। इसे सस्ते आभूषणों में प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं पारा अमलगम। पारा मिश्र धातु है। पारा मिश्र धातु है। अमलगम मिश्र धातु है जहाँ घटकों में एक पारा है। अमलगम एक मिश्र धातु है जहाँ धातुओं में एक पारा है। डेंटल अमलगम भरने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें सिल्वर, टीन और तांबे के साथ मिश्रित पारा होता है। लौह अपवाद। पारा लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाती क्योंकि पारा लोहे के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता। इसे हमेशा
लोहे के कंटेनरों में संग्रहित और ले जाया जाता है। पारा लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता है, इसलिए हमेशा पारा को लोहे के कंटेनरों में संग्रहित या ले जाया जाता है। स्टील और विशेषज्ञ लौह मिश्र धातु। स्टील और विशेष लौह मिश्र धातु। स्टील आंतरिक मिश्र धातु है जहाँ छोटे कार्बन परमाणु लोहे के परमाणु के बीच रिक्त स्थान घेरते हैं। स्टील एक अंतराली मिश्र धातु है जहाँ छोटे कार्बन परमाणु बड़े लोहे परमाणुओं के बीच रिक्त स्थान घेरते हैं। कार्बन सामग्री माइल्ड स्टील। कार्बन सामग्री माइल्ड स्टील तन्य और तारों और संरचनात्मक बीम के लिए उपयोग किया जाता है। हार्ड स्टील भंगुर और काटने के उपकरण और स्प्रिंग्स के लिए उपयोग किया जाता है। हार्ड स्टील भंगुर और काटने के उपकरण स्प्रिंग के लिए उपयोग किया जाता है। अल्निको ये एल्युमिनियम निकिल और कोबाल्ट से बना है। अल्निको एल्युमिनियम निकिल और कोबाल्ट से बना है। यह स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली प्राथमिक सामग्री है। यह स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली प्राथमिक सामग्री है। इनवार लोहा और 36% निकेल से बना है। यह शून्य के करीब तापीय विस्तार के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे घड़ियों, सर्वेक्षण टेप और सटीक उपकरणों के लिए महत्वपूर्ण बनाता है। अब देखेंगे सोने की शुद्धता। सोने की शुद्धता कैरेट स्केल। शुद्ध सोना 24 कैरेट व्यावहारिक उपयोग के लिए बहुत नरम होता है, इसलिए स्थायित्व बढ़ाने के लिए इसे तांबे या चांदी के साथ मिलाया जाता है। आभूषण सोना आमतौर पर 22 कैरेट यानी 91.6% सोना होता है। आमतौर पर 22 कैरेट का होता है और 18 कैरेट का सोना यह 75% शुद्ध सोना और 25% इसमें मिश्र धातु होती है। आगे है शुद्धता का सूत्र। वास्तविक कैरेट बटा 24 × 100 शुद्धता का प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? सोल्डर लेड और टीन की मिश्र धातु है, इसका गलनांक दोनों घटकों में से कम होता है। सोल्डर लेड और टीन की मिश्र धातु है, इसका गलनांक दोनों घटकों से कम होता है। स्टील में क्रोमियम विशेष रूप से संरक्षण, प्रतिरोध और चमक प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है। टंगस्टन स्टील टंगस्टन होता है, हाई स्पीड ड्रिल के लिए उपयोग किया जाता है क्योंकि यह गर्मी पर भी कठोरता प्रदान करता है। मोनेल धातु निकिल और तांबे का एक मिश्र धातु, समुद्र द्वारा जंग के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी। पीतल बनाम कांस्य स्मारक। पीतल में जिंक होता है, नाम से एस और जिंक में जेड की ओर ले जाता है। पीतल में एस होता है, ये पीतल में ब्रॉन्ज कांस्य में टिन होता है। आगे देखते हैं PYQ ज्ञान देखेंगे। अब हम परिभाषा। एक मिश्र धातु दो या अधिक धातुओं के एक या अधिक धातुओं का एक समांगी मिश्रण है जिसे ताकत, संरक्षण, प्रतिरोध या चमक जैसे गुणों को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आगे चलते हैं। पीतल कॉपर और जिंक से बना है। सजावटी धातुओं, संगीत या वाद्य यंत्रों और कारतूस के मामले में उपयोग किया जाता है। कांस्य कॉपर और टीन से बना है। मूर्तियों, सिक्कों और पादकों को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह शुद्ध तांबे की तुलना में कठिन है। स्टेनलेस स्टील आयरन, Fe, क्रोमियम और निकेल का एक मिश्र धातु है। क्रोमियम एक सुरक्षात्मक ऑक्साइड परत बनाकर स्टेनलेस संपत्ति प्रदान करता है। सोल्डर लेड और टीन से बना है, इसका गलनांक कम होता है जिससे यह बिजली तारों को जोड़ने के लिए आदर्श बन जाता है। जर्मन सिल्वर, इसमें कॉपर, जिंक और निकेल होते हैं। विशेष रूप से इसमें इनके नाम के बावजूद शून्य सिल्वर होता है। अमलगम एक मिश्र धातु है जहां पारा घटक धातुओं में से एक है। नोट: पारे के साथ अमलगम लोहा नहीं बनाता है। आगे है गन मेटल, कॉपर, टीन और जिंक से बना है। पानी भाप द्वारा संरक्षण के प्रति
अपनी ताकत और प्रतिरोध के लिए जाना जाता है। पानी, भाप और संरक्षण के प्रति अपनी ताकत और प्रतिरोध के लिए जाना जाता है। समुद्री हार्डवेयर कहलाता है ये गन मेटल। आगे है डुरलुमिन, एल्युमिनियम और कॉपर, मैग्नीशियम और मैंगनीज से बना है। डुरलुमिन एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैंगनीज से यह बना है। उच्च शक्ति और कम वजन की विशेषता, जिसका उपयोग विमान निर्माण में बड़े पैमाने पर किया जाता है। अल्निको है एल्युमिनियम, निकल और कोबाल्ट। यह एक मिश्र धातु है। यह शक्तिशाली चुंबक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इस प्रकार हमने चैप्टर नंबर 11 भी कंप्लीट कर लिया। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 12 के साथ। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।